हेलो फ्रेंड्स, CGPSC क्विक रिवीजन सीरीज़ पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। अभी हम इसमें देखेंगे सिरपुर के पांडु वंश के बारे में। मलगा ताम्रपत्र यह इंद्रबल द्वारा जारी किया गया था। महाशिव तीवरदेव इन्होंने 3 उपाधियां धारण की: शकल कोसलाधिपति, कुशलाधिपति और परम वैष्णव। इनके 3 जगह से ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। पहला है बोडा ताम्रपत्र, यह इन्होंने शासन के 5वें वर्ष जारी किया। दूसरा है राजिम ताम्रपत्र, जिसे इन्होंने शासन के 7वें वर्ष जारी किया। तीसरा है बालोद ताम्रपत्र, जिसे इन्होंने शासन के 9वें वर्ष जारी किया। महाशिव तीवरदेव का एक शिलालेख आरंग से भी प्राप्त होता है। ये इनका शासनकाल पांडुवंश का उत्कर्ष काल था। इनकी राजमुद्रा में गरुड़ का अंकन मिलता है। अब नन्नराज द्वितीय को देखते हैं। इन्होंने कोसल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की। इनका ताम्रपत्र अड़भार शक्ति से प्राप्त होता है। इनका उल्लेख बालार्जुन के सेन कपाट अभिलेख में भी मिलता है। अब देखते हैं महाशिवगुप्त बालार्जुन को। इन्होंने परम महेश्वर की उपाधि धारण की। इनकी केसरी लेख युक्त स्वर्ण मुद्रा बालपुर जिला शक्ति से प्राप्त हुई है, जिसमें कुकुदमान, वृषभ व त्रिशूल का अंकन है। महाशिवगुप्त बालार्जुन अपने पूर्वजों के विपरीत शैव धर्म के अनुयायी थे और इसमें भी ये शैव धर्म के सोम सिद्धांत शाखा से संबंधित थे। अब देख लेते हैं महाशिवगुप्त बालार्जुन द्वारा बनाए गए कुछ स्थापत्य, जैसे कि गंधेश्वर महादेव मंदिर सिरपुर, बालेश्वर भट्टारक मंदिर सिद्धेश्वर का मंदिर पलारी, अंडलदेव मंदिर खरौद। अब हम कलिंग के शुंग वंश को देखेंगे। इस वंश के संस्थापक शिवगुप्त थे। नेक्स्ट शासक हैं महाभौगुप्त प्रथम जन्मेजय। इनकी उपाधि त्रिकलिंगाधिपति की थी। इनके बाद जितने भी शासक हुए सोमवंश में, सबने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। साथ ही महाभौगुप्त प्रथम जन्मेजय की एक और उपाधि थी कौशलेंद्र। इनका ताम्रपत्र सुवर्णपुर या सोनपुर से प्राप्त होता है, जो कि वर्तमान में उड़ीसा में है। मारमंजूर शिलालेख महाशिवगुप्त प्रथम ययाति की है। इन्होंने विनीतपुर का नामकरण करके ययति नगर किया था। पृथ्वी का भूषण और कली का कल्पवृक्ष यह महाभौगुप्त द्वितीय भीमरथ की उपाधि थी। इस वंश के अंतिम शासक कर्णकेसरी थे। इनका उल्लेख रत्नागिरी अभिलेख में मिलता है। इसके अतिरिक्त कलिंग के शुंग वंश में एक और शासक थे महाशिवगुप्त तृतीय चंडीहर ययति। इन्होंने जो अपने साम्राज्य का वैभव था उसको पुनः स्थापित किया था। ठीक है। अब हम कलचुरी वंश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, जैसे कि कल्याणपुर या लालपुर नामक नगर कल्याण सराय द्वारा स्थापित किया गया था। जगपालपुर कलचुरी के सामंत जगपाल द्वारा स्थापित किया गया था। हट्टकेश्वरपुरी कलचुरी सामंत वल्लभ राज द्वारा स्थापित। अब हम कुछ फसल और उसके सर्वाधिक उत्पादक जिले देखेंगे, जैसे कि बलरामपुर में जौ और तिल सर्वाधिक होता है। जशपुर में उड़द, राम तिल और मूंगफली सर्वाधिक उत्पादन होता है। सरगुजा में राई, सरसों, अलसी और बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। रायगढ़ में मूंग मोट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मुंगेली में तिवड़ा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बेमेतरा में धान, गेहूँ, मटर और कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दुर्ग में सूर्यमुखी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। खैरागढ़, छुईकलान, गंडई में मसूर और सोयाबीन सर्वाधिक होता है। कबीरधाम में गन्ना, तुअर और चना सर्वाधिक होता है। कोंडागांव में कुल्थी, रागी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बस्तर में मक्का, कोदो और कुटकी का सर्वाधिक उत्पादन होता है और सुकमा में ज्वार का। अब देखते हैं घोटुल पाटा। यह मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। ये एक वीर गीत है। रीलो या रहला गीत मुरिया या माड़िया जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर गाया जाता है। अब देखते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में कौन कौन से उत्पादन होते हैं। तो
पहले देखते हैं टमाटर कहाँ कहाँ उत्पादन होता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत कोरिया, मुंगेली, रायगढ़ और दुर्ग में। सीताफल कांकेर और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में। महुआ यह एक लघु वनोपज है, यह कोरबा और बीजापुर में उत्पादित होता है। अब इसमें जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, इसमें अन्य लघु वनोपज है जो कहाँ कहाँ उत्पादित होता है या उनकी खेती कहाँ ज़्यादा की जाती है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखते हैं चिरौंजी है गरियाबंद में, इमली जगदलपुर में और हर्रा है नारायणपुर में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो चावल के लिए छत्तीसगढ़ में मुख्य जिले हैं जांजगीर चांपा, धमतरी, बलौदा बाजार और राजनांदगांव। आम के लिए दंतेवाड़ा जिले को मुख्य केंद्र बनाया जा रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वानिकी उत्पादन में कौन कौन से क्षेत्र हैं। जैसे कि चाय के लिए जसपुर और जिल्फी घाटी प्रसिद्ध है, कॉफ़ी के लिए बस्तर, ड्रैगन फ्रूट्स के लिए बस्तर और दुर्ग, लीची के लिए जशपुर, मसाला रिसर्च सेंटर है अपना रायगढ़ में, और रबर के लिए बस्तर फेमस है। ठीक है, अब हम कुछ और गीतों को देखते हैं। जैसे लेंजा गीत, ये किसी भी समय गाया जाता है। चैत परब गीत, ये स्त्री और पुरुष द्वारा प्रतिद्वंदिता आधारित गीत है। इसकी समाप्ति पर मुंदी मांग तो होता है, अर्थात जो जीतता है उसे अंगूठी की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है कोटनी गीत, यह एक श्रृंगार प्रधान गीत है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। यह सामूहिक रूप से उड़िया व भत्री भाषा में गाया जाता है। नेक्स्ट है मरम पाटा, यह एक विवाह गीत है। चूरचा पाटा, यह भी एक विवाह गीत है। हेले पाटा, यह एक नरबली गीत है। डिवाट पाटा, यह दिवाली गीत है। चिटकुल पाटा व्यंग्य गीत है। हुल्की पाटा और लेंगना पाटा विसर्जन गीत है। और अंतिम है पुरूर पाटा, यह जन्म गीत है। ठीक है, अब हम कुछ पंडुम के बारे में जानेंगे। जैसे कि उराट पंडुम है, तो यह महुआ फूल खिलने व उसे एकत्र करने का त्यौहार होता है। नूना नारे दाना पंडुम, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो घोटुल की मोटियारिन होती है वो दूसरे घोटुल में जाती है। ये अक्टूबर में मनाया जाता है। वे कप्पल पंडुम है, ये दोरला जनजाति द्वारा मनाया जाता है अच्छी वर्षा के लिए। इसमें क्या करते हैं, मेचकी का विवाह किया जाता है। नेक्स्ट है मरका पंडुम, यह आम की नई फसल आने पर मनाया जाता है। इरपू पंडुम, यह महुआ बीनने से संबंधित है। कारे पंडुम, यह वृक्ष काटने जलाने का पर्व है। और पश्चिम पंडुम, यह इसे बियासी पर्व भी कहते हैं, यह बीज अंकुरित होने पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है बोटी गटी पंडुम, यह बीज बोने का पर्व है। तोरम पंडुम, यह कटाई का पर्व है। बिज्जा पंडुम, यह बीज का उत्सव है। जाता पंडुम, यह सरसों की फसल आने पर मनाया जाता है। बीज पंडुम, यह चैत्र मास में बीज बोने के टाइम मनाया जाता है। पेन पंडुम, यह दोरला जनजाति द्वारा गोत्रदेव की पूजा का पर्व है। और पीड़म पंडुम, यह गांव की रक्षा से संबंधित। अब हम देखेंगे कि काकतीय शासकों ने किन किन राजधानियों से शासन किया। जैसे मंदोता से अन्नमदेव ने शासन किया। चक्रकूट को पुरुषोत्तम देव ने राजधानी बनाई। बस्तर को दिक्पाल देव ने अपनी राजधानी बनाई। इसी दिक्पाल देव का दंतेवाड़ा शिलालेख 1703 का प्राप्त होता है, जिसमें छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम मिश्रित लेख है। ठीक है, जगदलपुर को दलपत देव ने अपनी राजधानी बनाई। प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती राजपाल देव को कहा जाता है। इनका शासनकाल 1909 से 1921 था। दलपत देव, इनका शासनकाल 1731 से 1764 था। इनके काल में प्रथम बोसला आक्रमण हुआ नीलूपंथ के नेतृत्व में, जो कि असफल हो गया। इसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी 1770 में परिवर्तित करके जगदलपुर ले आई। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे बस्तर में बंजारों द्वारा नमक व्यापार का आरंभ हुआ। अब नेक्स्ट है भोपालपट्टनम संघर्ष, ये 1795 में हुआ। इस टाइम शासक थे दरियादेव। इनका दरियादेव का शासनकाल था 1777 से 1800। छत्तीसगढ़ में जो कंपनी शासन के विरुद्ध तीसरा विद्रोह था, ये भोपालपट्टनम संघर्ष। परलकोट विद्रोह हुआ 1825 में। इस टाइम शासक थे महिपाल देव। इनका शासनकाल 1800 से 1842 के समय था। अब हम कुछ विद्रोहों को देखते हैं और उनके टाइमलाइन को। जैसे तारापुर विद्रोह है, यह 1842 से 1854 में हुई। मेरिया विद्रोह, यह भी 1842 से 1863 में हुई।
तो ये दोनों विद्रोह को भूपाल देव के काल में लिया जाता है, जिनका कार्यकाल 1842 से 1853 था। भूपाल देव के काल में ही नरबलि प्रथा के आधार पर मराठों ने इन पर अभियोग चलाया। ठीक है, अब देखते हैं भैरमदेव के बारे में। इनका शासनकाल 1853 से 1891 था। इसके टाइम पे चार्ल्स इलियट ने बस्तर की यात्रा की। इन्हीं के टाइम पे हुआ लिंगागिरी विद्रोह, जिसे बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है। 1856 में कोई विद्रोह हुआ, 1859 में, और मुड़िया विद्रोह हुआ 1876 में। एंड में इनके टाइम पे इनकी पत्नी रानी चोरिस, जिन्हें जुगराज कुंवर कहा जाता था, उनका भी विद्रोह हुआ। वो हुआ 1778 से 82 में। ठीक, आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 3 लेके आएंगे।